चलिए, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल? क्या मैं सबको ऑडिबल हूँ? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? चलिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करना यस। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? जल्दी से फास्ट। यस, थैंक यू सो मच। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज से इम्पोर्टेंट टॉपिक से। आपको पता है अपन लगातार 3 दिन से बिजनेस लॉ जो मैंने स्टार्ट किया है, तो वो अपन बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस अपन ने कवर किए। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, अभी सेकेंड चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें आपको पता है 30% वेटेज है। तो ये चैप्टर अपने को ऑलमोस्ट 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देन इसके बाद मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एंड अपना जो रिवीजन टेस्ट पेपर है वो सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। आप सबको आज मेरे साथ रहना है। थैंक यू सो मच प्रेम, वैष्णवी, अजय। अभी आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक आपको 5 मार्क देके जाएगा। तो आज अपन शुरुआत करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो कौन सा है बच्चों? वो है कंसिडरेशन। वो कौन सा टॉपिक? कल अपन ने ये देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी क्या होता है, कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। अपन ने कल देखा था। अगर आप लोगों को पता होगा कि कल अपन एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें डिस्कस किया था कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। इसे क्या कहेंगे अपन? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी कहेंगे। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस अपन ने पढ़े थे कि जिसमें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन था जो अपन ने कल ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो आज अपन जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद जो आता है, और इस पर इमीडिएटली एक केस लॉ भी आ चुका है जिसको अपन सॉल्व करने वाले। तो चलिए शुरुआत करेंगे इसकी। सबसे पहले फर्स्ट आज स्टार्ट करने वाले, पहले मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए बच्चों, आज के जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एग्जाम में इसके बारे में कोई भी टॉपिक आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपका आंसर फिक्स होना चाहिए। आंसर कैसे फिक्स होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कंसिडरेशन के बारे में, कुछ भी क्वेश्चन आने चाहिए, कैसा भी आने चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका इंट्रोडक्शन ऐसे ही होना चाहिए भाई साहब, कुछ भी हो जाए। तो ध्यान रखना, कंसिडरेशन पे कोई भी क्वेश्चन आया तो अपना आंसर कैसा होगा? सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। कंसिडरेशन का सेक्शन क्या? कंसिडरेशन, 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 डी 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 आता है उसमें। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी क्या कहता है? कंसिडरेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। क्या बच्चों? समथिंग इन रिटर्न। क्या कहते हैं बच्चों? समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो होना चाहिए भाई साहब। अब ये बॉटल है पानी की, ये पानी की बॉटल की वैल्यू 20 रुपए है, बट मैंने इसका 5 रुपए पे किया। सर क्या ये कंसिडरेशन है? यस, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, बट कुछ तो होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कुछ तो होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है सर, बट कुछ होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे केस आते हैं, ये आईफोन है, मैं आईफोन बेचना चाहता हूँ 5 रुपए में, चलेगा सर? चलेगा, बिंदास, कोई इशू नहीं है। क्योंकि कंसिडरेशन का ही मतलब क्या होता है? कुछ भी, समथिंग इन रिटर्न। तो डेफिनेशन क्या है? कंसिडरेशन का डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, डी डी दिमाग में फिक्स कर लेना। समथिंग इन रिटर्न, तो एग्जाम में लाइन चिपका देना। कंसिडरेशन एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समथिंग इन रिटर्न, बस खत्म, एक लाइन आपने चिपका दिया। अब समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है मैं आपको चीज बताता हूं। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब होता है बच्चों, आप कोई भी राइट किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। राइट मतलब मैंने मेरा जो घर है ना वो किसी को रेंट पे दिया है। अब रेंट पे दिया मतलब मैंने मेरा राइट ट्रांसफर किया है उसको, उसके बदले में मुझे पैसा देने वाला है। तो आप किसी को राइट भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप किसी को पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हो, सर आप किसी को प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसका मतलब कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन को सिंपल फॉर्म में अगर मैं कहूंगा, इट इज नथिंग बट द, क्या कहेंगे अपन इसे? परफॉर्मेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कंसिडरेशन इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी। और ये दोनों साइड से होना चाहिए, ये दोनों साइड से होना चाहिए, तभी ये वैलिड कंसिडरेशन है। सर अगर मैं किसी को कोई भी गुड्स बेचता हूं तो मेरे पास से जो गुड्स जाएगा वो कंसिडरेशन है, सामने वाला इंसान जो पैसा देगा वो क्या है? कंसिडरेशन है। इसका मतलब दोनों साइड से कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन दोनों साइड से होना चाहिए, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
बट एग्जाम में केस लॉ आते। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम में क्या केस लॉ क्या आती है? एग्जाम में केस लॉ पूछते एक्सेप्शंस। सर एक्सेप्शन का मतलब क्या है? टेंशन मत लीजिए, आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 25 क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट का? कौन सा? 25 दिमाग में फिक्स कर लेना। सेक्शन 25, सेक्शन 25 ये कहता है, क्या कहता है? विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड मतलब वैलिड हो ही नहीं सकता। तो सेक्शन 25 क्या कहता है बच्चों? अगर मुझे किसी ने बोला कि सर अक्षय सर डांस करके दिखाओ, मैं बोलूंगा 500 रुपये दे। मैं फ्री में डांस नहीं करूंगा भाई साहब, 500 दे, मैं पूरा नाचूंगा। बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नाचने वाला हूं तो तुम पैसे देने वाले हो, तो दोनों साइड से कंसिडरेशन है। अगर इसमें सिर्फ एक पार्टी कंसिडरेशन करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड एज पर सेक्शन 25। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। इसके कुछ एक्सेप्शंस मतलब ये ऐसे केसेस है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी परफॉर्म करता है, दूसरा पार्टी परफॉर्म नहीं करता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे। तो बच्चों एक्सेप्शन का मतलब क्या? ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ध्यान देना इधर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया कंसिडरेशन के बारे में, तो दिमाग में क्या करने का? सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन सेक्शन 2D कंसिडरेशन की, देन उसके नीचे क्या लिखोगे? विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज पर सेक्शन 25। फिर नीचे उसके एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक ही पार्टी नाचने वाला है, पैसा तो नहीं मिलने वाला, एक ही पार्टी नाचने वाला है, एक ही पार्टी गुड्स देने वाला है, एक ही पार्टी पैसा लेने वाला है। इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही पार्टी परफॉर्म करने वाला है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो वो कौन से एक्सेप्शन है, चलो देखते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, अगर कोई भी डाउट आता तो बिंदास पूछना, क्योंकि एग्जाम में आया है क्वेश्चन। चलिए पहला एक्सेप्शन क्या है? सर पहला एक्सेप्शन क्या होता है? देखिए पहला एक्सेप्शन है कंप्लीट गिफ्ट। भाई साहब मैं अगर किसी को गिफ्ट देता हूं ना, क्या उसके बदले में बोलता हूं पैसा देना? वो गिफ्ट किस काम का भाई साहब? जिसमें अगर पैसे का मोल हो, जिससे आप पैसा मांगोगे, उसे गिफ्ट कैसे कह सकते हो आप? आज तक आपने कभी किसी को गिफ्ट दिया और पैसा लिया उससे? नहीं दिया ना। इसका मतलब गिफ्ट वन साइडेड है, वन साइडेड कंसिडरेशन है, वन साइडेड परफॉर्मेंस है, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मेरे दादाजी ने मरते समय बोला था कि जितनी भी प्रॉपर्टी वो अक्षय को मिलने वाली है। अब मुझे बताइए, दादाजी ने मुझे प्रॉपर्टी दी, मैंने दादाजी के लिए कुछ किया, डांस भी कुछ पैसा दिया? नहीं दिया ना। इसका मतलब ये वन साइड कॉन्ट्रैक्ट था, वन साइड कंसिडरेशन था, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा, बिकॉज गिफ्ट हमेशा एक ही साइड से आता है। तो पहला एक्सेप्शन क्या बोलोगे एग्जाम में? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, यस देयर आर सम एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या है? गिफ्ट। किसी ने अगर गिफ्ट दे दिया तो कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। समझे यहाँ तक सबको? और जो गिफ्ट देने वाला होता है उसे कहेंगे डोनर। जो गिफ्ट देता है उसे डोनर कहते हैं। एंड दूसरा होता है डोनी, जिसके पास ये गुड्स जाता है, गिफ्ट जाता है, उसे क्या कहेंगे अपन? डोनी कहते हैं। तो डोनर एंड डोनी। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? गिफ्ट। पहला एक्सेप्शन क्या है? गिफ्ट पहला एक्सेप्शन है। यस और नो? सेकेंड एक्सेप्शन क्या बच्चों? दैट इज बेलमेंट। सर बेलमेंट का मतलब क्या होता है? बेलमेंट का मतलब होता है सर मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है सर, तो मैंने क्या कर दिया, मेरी जो असेट है मैंने आपके पास दे दी और मैंने बोला कि मुझे कुछ पैसा देना। अब यहां पे इस केस में कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको गुड्स दी है बिकॉज ऑफ सम पर्पस। तो इसमें आपने मुझे जो पैसा दिया है वो मैं कुछ टाइम के बाद वापस देने वाला हूं। बट इस केस में आपका तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, यहां पे सिर्फ मेरा कंसिडरेशन है, क्योंकि बेलमेंट में कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये टेम्पररी होता है, ये पैसे की जरूरत होती है तब केस में इसको यूज किया जाता है। तो बेलमेंट में क्या होता है? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, बट गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। बेलमेंट में क्या लिखा है? सेक्शन 148, द डिलीवरी इज मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्पस गुड्स विल आइदर बी रिटर्न और डिस्पोज। मैंने पैसा दिया तो गुड्स वापस दीजिए, पैसा नहीं दिया तो गुड्स को खत्म कर दीजिए। ये तो वन साइड हुआ सर, फिर भी ये वैलिड है। एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, जिसने ये गुड्स दिया उसके डायरेक्शन के हिसाब से ये काम चलता है, इसकी वजह से यहाँ पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आपने दो एक्सेप्शन याद कीजिए। दो एक्सेप्शन कौन सा है? पहला एक्सेप्शन कौन सा? गिफ्ट।
सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? बेलमेंट। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? बेलमेंट। तो बेलमेंट के केस में आपको कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर थर्ड एक्सेप्शन क्या है? थर्ड एक्सेप्शन होता है बच्चों, दैट इज चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या है सर? मैंने किसी अनाथ आश्रम में पैसा दे दिया, मैंने अनाथ आश्रम में केक दे दिया। तो जब आप किसी अनाथ आश्रम को, किसी स्कूल में कोई पैसा देते हो, क्या उनको बोलते हो नाच के दिखाओ? क्या उनको बोलते कि मुझे भी दीजिए कुछ? तो आप जो चैरिटी करते हैं वो हमेशा एक साइड होती है। तो इसका मतलब सामने वाला आपको कुछ नहीं देता है, फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, फिर भी उसे कंसिडरेशन कहेंगे, फिर भी उसे वैलिड कहेंगे। तो अपना तीसरा एक्सेप्शन क्या बच्चों? चैरिटी। अगर आप किसी को भी कोई भी चैरिटी करते हो तो उसे क्या माना जाएगा? उसे वैलिड माना जाएगा। उसका केस हुआ का आप रेफरेंस भी दे सकते हो, केदारनाथ वर्सेस मोहम्मद। तो किसी को चैरिटी देना है तो उसमें कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी याद कैसे करना है, मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक डायग्राम बना के देता हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे याद करने का। देखिए अगर एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, बस माँ की आंख ऐसा याद होना चाहिए। चलिए क्या लिखा है सबसे पहले? फर्स्ट, कंसिडरेशन का एग्जाम में कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखे, कंसिडरेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, तो पहले क्या कर देने का, जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कहाँ से शुरुआत करना है, समझ नहीं आता सर, उन बच्चों के लिए आंसर है। पहला अपना स्टार्ट होगा फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन से, डेफिनेशन तक होगा आपका, देन जाएंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे हो गया सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है? नो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वाइड बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या डाल दोगे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या लिखोगे कि भाई साहब देयर इज नो कंसिडरेशन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तो क्या है उसकी एक्सेप्शन? चलो मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट की बताता हूँ। इसका की क्या है बच्चों? अब तो पीसी निकालो जी। सर ये क्या है? अब तो पीसी निकालो जी। किसका पीसी निकालो सर? किसका पिक्चर निकालो? किसी का नहीं निकालना है। ये शॉर्टकट है पूरे एक्सेप्शन का। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट, पहला एक्सेप्शन क्या है? एजेंसी। याद रखना प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, बट एजेंट किसके लिए काम कर रहा है? प्रिंसिपल के काम कर रहा है, तो उसमें कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे सिर्फ एजेंट को पैसा मिलता है। तो याद रखना एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे सिर्फ एक साइडेड कंसिडरेशन होता है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? एजेंसी। दूसरा एक्सेप्शन क्या बच्चों? दूसरा एक्सेप्शन है बेलमेंट। दूसरा एक्सेप्शन कौन सा बच्चों? बेलमेंट। मैंने आपको बताया ना, गुड्स मैंने दिए थे आपको कुछ पैसे के लिए, बट आप गुड्स डिस्पोज कर सकते हो तो गुड्स मुझे वापस दे सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टी क्या है बच्चों? टी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, टी पे क्वेश्चन आया एग्जाम में। टी का मतलब क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टी का मतलब क्या बच्चों? टी का मतलब होता है टाइम बार डेप्ट। टाइम बार डेप्ट। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? मैंने किसी को पैसा दिया था 2022 में। मैंने कब पैसा दिया था किसी को? 2022 में पैसा दिया था। अब वो पैसा मैंने जब 2022 में दिया तो कितना लाख रुपए दिया था? 1 लाख रुपए दिया था। अब वो पैसा उसने मुझे 2024 में वापस देना चाहिए था। कब वापस देना चाहिए? 2024 में वापस देना चाहिए था। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं तुझे पैसा दूंगा 1 लाख रुपए, 2024 में तू मुझे पैसा वापस दे। आज 2025 से अभी तक पैसा नहीं आया है। कल उसका फोन आया था। अब मुझे एक बात बताइए, अभी तक वो पैसा नहीं आया है, इसका मतलब वो आपका जो डेप्ट था ना, जो आपने पैसा दिया था वो डेप्ट क्या हो चुका है? टाइम बार हो चुका है, मतलब टाइम खत्म हो चुका है उसका। तो टाइम बार डेप्ट का मतलब क्या है? कि ऐसा कोई पैसा आपने किसी और को दिया होगा एज अ डेप्ट, बट उसका टाइम खत्म हो चुका है, तो ऐसे कहेंगे अपन इसे टाइम बार डेप्ट, जिसका टाइम खत्म हो चुका है। तो आप सोचिए, मैंने उसको 1 लाख रुपए दिया था 2022 में, और आज 2024 से अभी तक उसने पैसा नहीं दिया, और 2025 में मुझे फोन करके बोलता है सर मैं आपका पैसा देना चाहता हूं। मैंने बोला कितना? उसने बोला सर मैं 80,000 रुपीज देना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर वो मुझे अभी 80,000 देना चाहता है, क्या मुझे वापस उसको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी परफॉर्म किया था पास्ट में, और वो पैसा मुझे आज दे रहा है। मैंने गुड्स बेचे थे पास्ट में, मैंने सर्विस दी थी पास्ट में, मैंने सब कुछ किया पास्ट में, और वो आज मुझे आके कहता है कि सर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते जिसमें मैं आपको वापस पैसे दूंगा। तो इस नए कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं।
तो आप बोलेंगे सर तो वन साइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तो वन साइड कंसिडरेशन हुआ, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा बिकॉज इट इज एक्सेप्शन। तो अपना नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? टाइम बार डेप्थ। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है बच्चों? टाइम बार डेप्थ नेक्स्ट एक्सेप्शन है। तो अपन ने 3 एक्सेप्शन पढ़े। पहला कौन सा? एजेंसी, बेलमेंट, टाइम बार डेप्थ। अब पी आएगा बच्चों। पी का मतलब क्या है? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है बच्चों? कि मैंने कल गाड़ी सर्विसिंग के लिए डाला था, मैंने कल गाड़ी सर्विसिंग के लिए डाला था और मैं आज उसका पैसा देना चाहता हूं, तो गाड़ी मेरा सर्विसिंग कब हुआ है? पास्ट में। पैसा कब देगा मैं? अभी प्रेजेंट में। इसका मतलब अभी मैं अकेला पैसा देगा, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस कब हो चुका है? पास्ट में। बट अभी के केस में वो मैं सिर्फ पैसा देगा, वो सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक ही पार्टी काम कर रहा है, एक ही पार्टी परफॉर्म कर रहा है, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जनरली दोनों लोगों ने परफॉर्म करना चाहिए था, बट ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें एक ही इंसान परफॉर्म कर रहा है, फिर भी वैलिड माना जाए। तो सी फॉर क्या बच्चों? सी फॉर चैरिटी। मैंने बोला था चैरिटी, आपने किसी को डोनेट कर दिया पैसा। एन फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मैंने वाइफ को बोला तूने अगर आज अच्छा खाना बनाया, मैंने वाइफ को बोला आज तूने अगर अच्छा खाना बनाया, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए की डायमंड रिंग दूंगा, 1 करोड़ रुपए की डायमंड रिंग दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें मैं पैसा दे रहा हूं, उसके बदले मुझे कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला सर। कोई परफॉर्मेंस है, कोई एक्ट है? नहीं है सर। फिर भी ये वैलिड माना जाएगा बिकॉज ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। यस बोलो। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बोला कि अक्षय तेरी शादी में मैं नाचूंगा, मैंने बोला नाचो। अब दादाजी मेरी शादी में नाचने वाले, क्या उनके बदले मैं भी नाचूं? नहीं। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ वन साइडेड है, इसमें परफॉर्मेंस भी वन साइडेड है, इसमें जो एक्ट है वो वन साइडेड है, फिर भी वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बना है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो आप, एंड जी फॉर लास्ट गिफ्ट। जी फॉर क्या? गिफ्ट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया बच्चों कि कंसिडरेशन क्या एक्सेप्शन बताइए, तो क्या बोलने का? अब तो पीसी निकालो जी। अब तो पीसी निकालो मतलब ए फॉर एजेंसी, बी फॉर बेलमेंट, टी फॉर टाइम बार डेप्ट, पी फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, सी फॉर चैरिटी, एन फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड जी फॉर गिफ्ट। क्या टाइम पास, मतलब कितना इजी। देखिए आप कहते हो कि एग्जाम में डिफिकल्ट आ गया, मुझे होता है 10 के 10 पॉइंट मैंने अभी बता दिया आपको। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कंसिडरेशन पे, इसकी भाग अगर एक भी क्वेश्चन आया ना कंसिडरेशन का, मुझे फोन करना, मुझे मैसेज करना, सर ये क्वेश्चन इसके भाग आए, मैं गारंटी दे रहा हूं इसके भाग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी तक कंसिडरेशन टॉपिक जो अपन ने किया ना, मैं लिख के लेना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, एक भी क्वेश्चन है तो मुझे बताना। कंसिडरेशन के मैंने ऑलमोस्ट सब पॉइंट बता दिया आपको, फिर भी मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूं। ध्यान से सुना, कान खोल के, जितने भी बच्चे हैं। कंसिडरेशन पहला पॉइंट क्या था? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन क्या थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है? यस। अगर आपने मुझे बोला सर मुझे ना ऐसे 100 रिमोट चाहिए, तो मैं क्या हाथ में थोड़ी लेके आऊं? मेरे पास कोई एजेंट होगा, वो मेरे बिहाफ पे आपको रिमोट देगा। इसका मतलब जो कंसिडरेशन था, जो परफॉर्मेंस था, वो किसी थर्ड पार्टी ने किया। यस। तो थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है? यस कर सकता है सर। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट होगा तो अपन दोनों के बीच में केस होगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो अपन दोनों के बीच में केस होगा, बट कंसिडरेशन परफॉर्म करने वाला थर्ड हो सकता है, बट केस करने वाला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? कंसिडरेशन थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती है, यस कर सकती है। तो तीसरा पॉइंट क्या आएगा? थर्ड पार्टी कंसिडरेशन परफॉर्म कर सकती है। क्या सर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट की एज पर सेक्शन वॉइड? सर इसकी एक्सेप्शन क्या है? जहां पे वन साइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या बोलने का? अब तो पीसी निकालो जी। क्या बोलने का? अब तो पीसी निकालो जी। एजेंसी, बेलमेंट, टाइम बार डेप्ट, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, चैरिटी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड जी फॉर गिफ्ट। बताइए क्या है इसके बाद कंसिडरेशन के बाद? चलो मैं आपको एक मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप बोलेंगे कि सर मज़ा आ गया। मैं हमेशा मज़ा ही देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए मॉक टेस्ट पेपर। क्या क्वेश्चन है? आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने हाईलाइट किया है। चलो आप लोग पढ़िए मेरे साथ और बताइए क्या आप इसका आंसर दे सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। भाई साहब अगर आंसर गलत आ गया ना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इतना चिल्लाने के बाद अगर आंसर गलत आया तो। क्या क्वेश्चन पूछा है? मिस्टर वाई हैज गिवन अ लोन। किसको? मिस्टर जी को। मिस्टर वाई ने मिस्टर जी को पैसा दिया, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिया? 30 लाख रुपए। वाह अच्छी बात है।
मिस्टर जी ने डिफॉल्ट कर दिया, जिसको पैसा दिया था, जिसको वादा किया था, जिसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दिया, पैसा नहीं दिया। जी डिफॉल्ट द लोन ऑन ड्यू डेट एंड डेप्ट बिकम टाइम बार्ड। अब पढ़ा था अपन टाइम बार्ड, मतलब 3 साल के अंदर पैसा देना चाहिए था, 3 साल के अंदर पैसा नहीं दिया, ऐसे डेप्ट को, ऐसे लोन को अपन क्या कहेंगे, टाइम बार्ड। मतलब टाइम बार्ड मतलब टाइम खत्म हो चुका है, ऐसे डेप्ट जिसका टाइम खत्म हो चुका है। आफ्टर द टाइम बार्ड डेप्ट, टाइम खत्म होने की बात, मिस्टर जी उसको याद आया होगा कि मुझसे गलती हो गई भाई साहब, मैंने पैसा देना चाहिए था, बट टाइम खत्म होने की बात समझा उसको। सेटल द फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई, अब वो वापस उसको पैसा देना चाहता है मिस्टर वाई को। वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार्ड डेप्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एज पर द इंटरनेट, क्या इसे एनफोर्सेबल किया जाएगा, क्या इसको रजिस्टर किया जाएगा, क्या इसे एनफोर्स किया जाएगा? यस और नो में आंसर देना कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फास्ट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को आप रजिस्टर कर सकते हो क्या? देखिए मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, वाई ने जी को पैसा दिया, कितना दिया वाई ने जी को पैसा? 30 लाख रुपए दिया। जी ने तो बहुत वादे कसम दिए होंगे, मैं दूंगा वापस, झूठे वादे झूठे कसमें सब कुछ दिया जी ने, बट फिर भी वाई ने जी को पैसा दिया। जी ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया वापस, और जो टाइम था वो टाइम खत्म हो चुका अभी। अब जी को समझ गया कि अपनी गलती हो चुकी है, अब जी पैसा वापस देना चाहता है वाई को, क्या वो दे सकता है? क्या आप इसे रजिस्टर कर सकते हो? यस और नो में आंसर दीजिए मुझे जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट, यस और नो में आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, यस और नो। क्या इससे कॉन्ट्रैक्ट को आप रजिस्टर कर सकते हो क्या? यस और नो में आंसर दीजिए फास्ट। यस, अजय ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं बिकॉज ये एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कंसिडरेशन के अंदर अपन ने एक्सेप्शन देखा था कि आप इसे रजिस्टर कर सकते हो। तो अभी इसका आंसर कैसे करने का? अगर एग्जाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा एंड क्वेश्चन घुमा के भी आएगा तो ऑलमोस्ट आंसर सेम ही होगा। तो सेम अगर एग्जाम में आंसर आया तो आपका आंसर वैसे ही फिक्स होना चाहिए। इंट्रोडक्शन 2D, फिर थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है, फिर सेक्शन 25 विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वाइल्ड, फिर एक्सेप्शन। अब तो पीसी निकालो जी, 10 पॉइंट तो मैंने बता दिए। अब देखिए कितना इजी है, 5 मार्क का क्वेश्चन था। चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, बस आंसर सॉल्व करने की कोई टेंशन नहीं है बच्चों। सिर्फ क्या करना, प्रैक्टिस सॉल्व करते रहना आप लोग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल की, ये मॉक टेस्ट पेपर की, उतने आपके पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। थैंक यू सो मच अजय, सही अनया गुप्ता बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो जाने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ पे एग्जाम में हमेशा एक केस लॉ आई है, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, इसको खा लेना, इसको चाट लेना, जो करना कर लेना, बट एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया ही है। छोटा सा बच्चा, क्या मैंने बोला? छोटा बच्चा। भाई साहब जब भी बिजनेस में लॉस होगा तो वो बच्चा है, एंड जब प्रॉफिट होगा तो वो अच्छा है। तो याद रखना, अभी बात करेंगे माइनर की, छोटे बच्चे की बात करेंगे। और याद रखना माइनर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आपको एग्जाम में 100% 5 मार्क का केस ही आएगा। तो मेरे साथ आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे ये टॉपिक माइनर। ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछना, कोई टेंशन मत लेना। छोटा बच्चा तो है, छोटी बच्ची है क्या? ध्यान दीजिए इधर। सबसे आगे फर्स्ट, क्या आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि माइनर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है? वाइल्ड ऐप इनिशियो बन सकता है। बट सर माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं? यस जा सकते हैं, बट माइनर को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए सर? बेनिफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। क्या सर माइनर शेयर होल्डर बन सकता है क्या? यस, आपका माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, वो शेयर परचेस कर सकता है, बट शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कहीं 10 रुपये का शेयर परचेस किया एंड उस पर 5 रुपये पे किए, 5 रुपये मेरे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा है बेचारा, कहीं काम पे नहीं जाता, पैसा नहीं आता अकाउंट में, खाना नहीं मिलता, पैसा कहाँ से देगा? इसका मतलब देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द माइनर, नो पर्सनल लायबिलिटी। तो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, बट वो शेयर की अमाउंट फुल्ली पेड अप होनी चाहिए।
क्या माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? यस, बन सकता है फॉर बेनिफिट पर्पस। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें माइनर के ऊपर लायबिलिटी अराइज होती है, सिर्फ एक केस में। कौन सा केस? सिर्फ एक केस में माइनर के ऊपर लायबिलिटी होती है। ध्यान से सुनना। अभी समझिए आप, फॉर एग्जाम्पल ये छोटा बच्चा है, ठीक है, इसकी एज कितनी है? 17 साल इसकी एज है। अब इसके नाम पे प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की। कितने नाम की प्रॉपर्टी है? 10 लाख की नाम की इसके नाम पे प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा बच्चा है, उसके नाम पे 10 लाख की प्रॉपर्टी है। अब मुझे एक चीज बताइए, इस बच्चे को पैसा चाहिए था एजुकेशन पर्पज के लिए, नेसेसिटी के लिए, तो इसके बाजू में एक अंकल रहते हैं, एक अंकल है इनके बाजू में रहते हैं। वो अंकल ने बोला, बच्चे तू टेंशन मत ले, मैं तेरे खर्चे उठाऊंगा, तू पढ़ ले बेटा, यही मौका है, प्यार मोहब्बत ये धोखा है। तो चाचा ने उनको क्या कर दी? मदद कर दी। उस बच्चों को, बेचारे को पैसा दे दिया, उसको खाना दे दिया, उसको मेडिसिन दे दी, सब कुछ दे दिया। चाचा ने अपना सब कुछ लुटा दिया उस बच्चे के ऊपर। तू मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी और का तो है। तो चाचा ने सब कुछ दे दिया उस बच्चे को। अब एक दिन ऐसा आता है कि चाचा के पास सब कुछ खत्म हो जाता है, चाचा भिखारी बन जाता है, चाचा को चाहिए पैसे। तो चाचा ने इस बच्चे को बोला कि मैंने तेरे ऊपर आज तक 2 लाख रुपए खर्चा किया है, मुझे वो पैसा चाहिए। बच्चे ने बोला, मैं तो बच्चा हूं, मैं कहां से लेके आऊं पैसा? चाचा ने बोला, मुझे मत सिखा, मैंने अक्षय सर की क्लासेस की है। तो चाचा ने बोला, तेरी प्रॉपर्टी कितनी की है? 10 लाख। मुझे उसमें से 2 लाख रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि माइनर के ऊपर लायबिलिटी सिर्फ एक केस में अराइज होती है, इन केस ऑफ बेसिक नेसेसिटी। तो उसी केस में माइनर के पास आप पैसा मांग सकते हो अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो। अगर माइनर के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगा तो कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा। ना आप समझिए, अगर उल्टा सिचुएशन हुआ, अगर चाचा ने 12 लाख रुपए खर्चा किया होता, कितना? चाचा ने 12 लाख रुपए, अपनी किडनी भी बेच दी चाचा ने किडनी बेच के उस बच्चे को पढ़ाया था। तो चाचा ने जितना 12 लाख रुपए खर्चा किया था, उसमें से कितना पैसा आ सकता है? सिर्फ 10 लाख, क्योंकि वो चाचा उस बच्चे की थोड़ी किडनी बेच सकते हैं। तो इसका मतलब उस बच्चे के ऊपर कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं हो सकती है, सिर्फ एक केस में बेसिक नेसेसिटी। बट वो भी कब? जब वो बच्चा क्या होना चाहिए? उसके नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बस एक ही केस है जहां पे लायबिलिटी अराइज होती है। सबको समझा? मैं ग्लेड टू ऑल ऑफ यू। अगर समझा तो यस कमेंट बॉक्स में यस मेंशन कर देना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आए कि बच्चे की लायबिलिटी कब अराइज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों, सर जब बच्चा छोटा था 17 साल का, उसने किसी 19 साल के लड़के के पास से पैसा लिया था 1 लाख रुपए। कितना पैसा लिया था? 1 लाख रुपए पैसा लिया था। 17 साल के बच्चे ने 19 साल के बच्चे से 1 लाख रुपए एज अ लोन लिया था। अब वो बच्चा 19 साल का हो चुका है, यानी ये बच्चा 21 साल का हो चुका है। ऑब्वियस बात है, 2 साल के बाद ये भी बढ़ेगा, अकेला थोड़ी बढ़ेगा, सब साथ में बढ़ेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, जो पैसा मैंने 17 के एज में लिया था, क्या वो पैसा आज मुझे कोई मांग सकता है? नहीं मांग सकता। तो बचपन में आपने कितने भी कांड किए होंगे, कितने भी काम किए होंगे, उसका नतीजा बड़े होने के बाद भुगतने की जरूरत नहीं है। मतलब 18 के पहले आपने जितने भी कांड किए होंगे, जितने भी काम किए होंगे, उसकी कोई भी लायबिलिटी आपके 18 बनने के बाद आपके ऊपर लायबल नहीं होती है, क्योंकि आप बच्चे थे, तो आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। समझा आप लोग? चलिए, तो एक बार देखेंगे माइनर का क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले फर्स्ट, मैंने बहुत टू द पॉइंट बनाया टॉपिक। सबसे पहले फर्स्ट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ क्या होता है? वाइल्ड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वाइल्ड होता है। सेकंड, ये कौन से केस का आप रेफरेंस दे सकते हो? मोहरी बीबी। किसकी बीबी? मोहरी की बीबी। किसकी बीबी? मोहरी बीबी। धर्मदास घोष। धर्मदास घोष वेस्ट बंगाल राष्ट्र भाग अच्छा है। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, इस केस में बताया गया था कि माइनर इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टू द लेंडर। माइनर कभी भी किसी लेंडर को पैसा नहीं दे सकता, उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं हो सकती। माइनर कैनॉट रेक्टिफाई, मतलब माइनर बड़ा होने के बाद भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकता, अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने बचपन में किया था वो बड़े होने के बाद उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता।
प्रॉमिसरी नोट वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब आप चेक दे सकते हो माइनर के पास, माइनर के नाम पे, बट माइनर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होना चाहिए। माइनर को उस पार्टनर बन सकता है सिर्फ बेनिफिट के लिए। माइनर जब भी केस फाइल करेगा उसने ऑलवेज प्लीड करना चाहिए कोर्ट में, मैं तो बच्चा हूं। इस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल टू माइनर। इस्टॉपल मतलब ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। इस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल टू माइनर। इस्टॉपल का मतलब क्या, ध्यान सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल ए 17 साल का है, बी 19 साल का है, ठीक है। अभी नॉर्मल केस बताओ आपको, ए 19 साल का है एंड बी भी 19 साल का है। अब मैं आपको नॉर्मल केस बताता हूँ। देखिए ए ने बी को बोला मैं तुझे 5,000 रुपीज़ दूंगा, 50,000 रुपीज़। ए ने बी को क्या बोला, मैं तुम्हें 50,000 रुपीज़ दूंगा। अब यहाँ पे ए ने एक्सेप्ट कर लिया ना, ए ने एक्नॉलेज कर लिया कि मैं आपको 50,000 देने वाला हूँ। इसका मतलब इसे इस्टॉपल कहेंगे। इस्टॉपल का मतलब वंस यू एक्सेप्टेड लेटर यू कैन नॉट डिनाइड। एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना तो बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते। बट ये किसको एप्लीकेबल है, जो बच्चे मेजर है, जो 18 या 18 से अबव है। तो अगर आज के बाद अगर आपका एज 18 है और आपने किसी को वादा किया है, किसी को आपने प्रॉमिस किया है, तो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये वादे कसम ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आपको निभाने पड़ते हैं। बट याद रखना, एक बार आपने यस बोल दिया तो बाद में नहीं बोल सकते। बट वही अगर बच्चा 17 का है तो उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, इस टॉपिक एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि बच्चा कुछ भी कह सकता है 17 के साल में। हाँ मुझे तुमसे प्यार है, हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ मुझे तुम सब कुछ करना चाहते हो। भाई साहब तुम बच्चे हो, तुम्हारे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, इस टॉपिक इज नॉट एप्लीकेबल टू माइनर। कौन से केस में सिर्फ एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, नेसेसिटी केस में। नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसिटी, मतलब आपके जितनी एसेट है उतनी आपकी नेसेसिटी जितनी होगी उतनी आपकी प्रॉपर्टी से पैसा वसूल किया जाएगा। नो पर्सनल लायबिलिटी। गार्डियन, अभी आपके जो मम्मी पापा होंगे ना माइनर के बच्चे के, तो बच्चे का कोई भी एक्ट उस पेरेंट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। तो माइनर्स एक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पेरेंट्स। ना तो कितने सारे पेरेंट्स जेल में होते हैं आज, ठीक है। तो गार्डियन भी जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे के साथ वो भी वैलिड नहीं होगा। मतलब मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, मैं 17 साल का था, तो मेरे पापा ने मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, नहीं बेच सकते बिकॉज मैं माइनर हूं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम पे किए है वो भी क्या मानेंगे, वॉइड माने जाएंगे। नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। अभी ये ऐसा पेन था जो मेरे दादाजी ने बनाया था, ये ऐसा पेन है जो मेरे दादाजी ने बनाया था, एक ही पेन था। ये किसी और के पास गया था उस टाइम पे, तो मैंने उसको बोला भाई साहब ये मेरा पेन मेरे दादाजी ने बनाया था, मुझे चाहिए वापस। तो उसने बोला 1,00,000 रुपए। मैंने बोला 1 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे पेन वापस देना, मेरे दादाजी का है, अटैचमेंट है, इमोशनल फीलिंग्स है। तो उसने बोला सर मैं नहीं दूंगा आपको। तो मैं कोर्ट में जब केस फाइल करूंगा ना, तो मैं कोर्ट में पैसा नहीं मांगूंगा, कोर्ट में मांगूंगा उसका परफॉर्मेंस। उसे क्या मांगूंगा, उसका परफॉर्मेंस मांगूंगा, क्योंकि मुझे वो पेन चाहिए। तो इसे कहेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप किसी के अगेंस्ट भी मान सकते हो, अगर आपकी एसेट यूनिक है, मार्केट में नहीं है, किसी के पास नहीं है, बहुत स्पेशल है, तभी के केस में आप कोर्ट में जाके परफॉर्मेंस मांग सकते हो, वरना कोर्ट आपको पैसा दे सकता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब मांगा जाता है कोर्ट में, जब वो चीज किसी और के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है, यूनिक है, स्पेशल है, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, उसी केस में आपको वो चीज आपके पास वापस आएगी। बट अगर वो चीज कॉमन है तो आपको नहीं मिलेगी। तो यही चीज माइनर की एप्लीकेबल नहीं है। अगर कल जाके ये चीज माइनर के पास होगी ना, तो आप कोर्ट में नहीं बोल सकते कि बच्चों को बोलो परफॉर्म करने के लिए, नहीं एप्लीकेबल हो सकता बच्चे के लिए, बिकॉज वो बच्चा है, उसको एप्लीकेबल नहीं होता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू माइनर, आप उसे परफॉर्म करने के लिए नहीं बोल सकते। चलिए, माइनर को आप इंसॉल्वेंसी नहीं बोल सकते, क्योंकि बचपन से इंसॉल्वेंट होता है, पैसा कहाँ कमाता है, इसलिए माइनर को आप इंसॉल्वेंसी नहीं बोल सकते। माइनर एजेंट बन सकता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। माइनर क्या कर सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना भी सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, बट लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। माइनर का एक्ट्स उनके पेरेंट्स की लायबल नहीं होता है। माइनर के लिए उनके पेरेंट्स उनके काम कर सकते हैं, बट उनके ऊपर भी लायबल नहीं हो सकता। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट किया किसी ने माइनर के साथ, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक 17 साल का बच्चा है, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट केस को एग्जाम में आया है। एक बच्चा 17 साल का है, एक बच्चा 19 साल का है। इन दोनों ने मिलकर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सी 19 साल का है। तो इसका मतलब इस केस में बेनिफिट हुआ तो इस बच्चे को मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा।
बट अगर कोई लॉस अराइज हुआ, कोई लायबिलिटी अराइज हुई, सिर्फ इस बच्चे की होगी जो अडल्ट होगा। तो याद रखना, क्या माइनर एंड अडल्ट दोनों साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। प्रॉफिट हुआ तो दोनों मिलेगा, दोनों को मिलेगा। लॉस हुआ तो सिर्फ उस अडल्ट को मिलेगा। चलिए, समझा आप लोगों को? तो मैं आपको बताऊँ, सिर्फ एक ही रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग, दैट इज टॉट। तो टॉट के केस में माइनर लायबल माना जाएगा, उसको छोटी सी सजा होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो सबको समझा? माइनर के कम से कम मैंने 20-25 पॉइंट बता दिए। अगर एग्जाम में माइनर के ऊपर कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रखना बच्चों, आपको वो आंसर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन दिखाता हूँ माइनर का, आप लोगों को सॉल्व करना है, ये मैं नहीं सॉल्व करूँगा, ठीक है? चलिए, अभी सेम क्वेश्चन है बच्चों, बट यहाँ पे माइनर नहीं है, बट थोड़ा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 5 मार्क का क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी फास्ट। मिस्टर वाई, कितना एज है मिस्टर वाई का? 21 ईयर्स। लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, पागल हो गया बेचारा, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट। ओके, मिस्टर वाई के पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए, अब वो पागल हो गए। ही वॉज लेफ्ट विथ हिज ग्रैंड मदर, उसके साथ कौन है? उसकी ग्रैंड मदर है। उसका एज कितना है? 85 ईयर्स उसके दादी का एज है। कितना? 85 ईयर्स एज है। इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम, अब वो भी इनकैपेबल है एंड डिपेंडेंट उसी बच्चे के ऊपर जो पागल है 21 ईयर्स का। अब मिस्टर एम, दे आर नेबर आउट ऑफ पिटी, मतलब उनके जो बाजू वाले हैं, क्योंकि घर में क्या है, 2 ही लोग हैं, बाकी सब मर गए एक्सीडेंट में। एक बच्चा है जो पागल है एंड एक ग्रैंड मदर है जो कुछ नहीं कर सकती, मतलब एज भी ज़्यादा हो चुका है। तो उनके बाजू में एक नेबर है। आउट ऑफ पिटी स्टार्टेड सप्लाइंग द फूड, तो उन्होंने खाना देना स्टार्ट कर दिया नेबर्स ने, एंड अदर नेसेसिटीज टू बोथ ऑफ देम। Mr. Y and his grandmother used to live in the house built by his parents. अब मिस्टर वाई एंड इसकी जो ग्रैंड मदर है, तो वो कहाँ पे रहते हैं? उनके पेरेंट्स का जो है उसमें ही रहते हैं। मिस्टर एम ऑल्सो प्रोवाइडेड ग्रैंड मदर विथ सम फाइनेंशियल असिस्टेंट, अभी नेबर जो है उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया फॉर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। आफ्टर सप्लाइंग द नेसेसरीज टू मिस्टर वाई for 4 years, Mr. M approached the farmer asking him to pay back 15 lakh rupees, inclusive of 7 lakh incurred for the medical treatment. तो टोटल उन्होंने 15 लाख रुपए खर्चा किया आसपास, ठीक है, जिसमें सब कुछ 7 लाख क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया गया था एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट था। तो बस इमरजेंसी के यहाँ पे 7 लाख इमरजेंसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? मिस्टर वाई प्लेडेड दैट ही हैज़ गॉट हिज पेरेंट्स ज्वेलरी टू सेल टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ₹4 लाख which may be adjusted against the dues. Mr. M refused and threatened Mr. Y with a legal suit to be brought against for recovery of money. तो अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अभी घर पे तो दोनों ही लोग होते हैं, एक ग्रैंडफादर एंड एक उनका लड़का ग्रैंडसन, तो दोनों बेचारे ग्रैंड मदर एंड सन दोनों बेचारे इनकैपेबल है। फिर जो घर में जो रहते हैं वो उनके पेरेंट्स के नाम पे है। तो अभी इन्होंने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है ये 15 लाख की है, एंड उनके पास जो गोल्ड बचा है, गोल्ड सोना, वो भी किसका है? पेरेंट्स का है। अब इसने 15 लाख रुपए इनके ऊपर खर्चा कर दिया है। अब ये कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस दीजिए, वो कहते हैं हमारे पास इतना कुछ नहीं है, सिर्फ जो गोल्ड है उसका वैल्यू है 15 लाख रुपये, कितना है? 4 लाख रुपये। वो कहता नहीं है मुझे पूरा पैसा चाहिए। तो मुझे बताइए कितना अमाउंट आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं उनके पास से, बताइए। चलिए जल्दी फास्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी रिकवर्ड, कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है? जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बताइए मुझे इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कितना अमाउंट मैक्सिमम रिकवर कर सकते हैं उसमें से। देखिए बच्चों, जो घर है ना उनके पेरेंट्स के नाम पे, उनके नाम पे भी नहीं है। जो गोल्ड है ज्वेलरी वो भी पेरेंट्स के नाम पे, वो भी उनके नाम पे नहीं है। तो मुझे बताइए यहाँ पे उनकी, अभी यहाँ पे वो माइनर है क्या? छोटे बच्चे हैं क्या? सर छोटे बच्चे तो नहीं है। तो क्या इनके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी अराइज हो सकती है? बताइए जल्दी से। अब जो सेकंड ग्रैंड मदर है वो इनकैपेबल है, इनकैपेबल मतलब
शी इज मैच्योर बट शी इज़ नॉट अनसाउंड माइंड, है ना। बट जो लड़का है बेचारा वो भी इनकैपेबल है, मतलब वो तो पागल है। तो इस केस में मिस्टर वाई तो कोई संबंध ही नहीं है, बिकॉज मेंटल कैपेसिटी नहीं है। तो जब मेंटल कैपेसिटी किसी की होती है तो उस केस में आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल वो है ग्रैंड मदर। बट ग्रैंड मदर के नाम पे तो कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं है ना। तो अभी ग्रैंड मदर के ऊपर टोटल 15 लाख की एबिलिटी अराइज होगी, क्योंकि वो तो बच्ची नहीं है। तो टोटल 15 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा, दैट इज पर्सनल एबिलिटी। बट अभी उसके पास कितना पैसा बचा है? 4 लाख। तो वो 4 लाख रुपए रिकवर कर सकता है मैक्सिमम। एंड जो 11 लाख रुपए है उसके लिए उसको केस फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि आप वो घर तो नहीं बेच सकते, बिकॉज घर तो पेरेंट्स के नाम पे है। 15 लाख कैसे वैष्णवी, 15 लाख कैसे वसूल कर सकते हो आप? बिकॉज उनके पास तो 4 लाख का ही जो गोल्ड ज्वेलरी है पेरेंट्स का। तो अभी देखिए लायबिलिटी तो 15 लाख की टोटल, मतलब उनके ऊपर। बट वो कितना, 15 लाख ही देना पड़ेगा मिस्टर, किसको देना पड़ेगा? ग्रैंड मदर को टोटल 15 लाख रुपए ही देना पड़ेगा, बिकॉज वो कोई माइनर नहीं है, उनको कोई एग्जाम्शन देने के लिए। बट अभी उनके पास तो क्या बचा है? सिर्फ एक 4 लाख की गुड ज्वेलरी है, वो भी उनके पेरेंट्स की है, वो भी आप उसको बेच नहीं सकते, वो किसी और के नाम पे है। तो आपके पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं है, तो आप कितना अमाउंट रिकवर कर सकते हो? क्या मिस्टर एम सूट फाइल कर सकता है? यस, फाइल कर सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रिकवर्ड बाय मिस्टर एम? 15 लाख रुपए फाइल करेगा, टोटल 15 लाख, क्योंकि माइनर थोड़ी है, टोटल 15 लाख ही कवर कर सकता है। चलिए, यस वैष्णवी। तो आपको एग्जाम में पता है इसमें पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले फर्स्ट केस को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा फैक्ट्स में कि ये केस हुआ किसकी बात कर रहा है। देन जैसे आपकी केस हुआ आप एक्सप्लेन करोगे केस हुआ के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स, देन उसके बाद उसका आंसर लिखना है आपको। तो जैसे आपने चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको बता दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। चलिए आगे जाएंगे बच्चों, नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ पे आया है, डिफरेंस पे आया है, 5-5 मार्क पे क्वेश्चन आया है, वो कौन सा क्वेश्चन है? वो आया है फ्री कंसेंट जब नहीं होगा तो कौन से मैटर है जब फ्री कंसेंट नहीं होगा। तो याद रखना इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, 5 मार्क की डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले फर्स्ट बच्चों कि कौन से ऐसे कंटेंट है या कौन से ऐसे फैक्ट्स है जिसकी वजह से आपका जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? कि कोई तो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई तो आपको डोमिनेट करना चाहता है, कोई तो आपको फिजिकल फोर्स करना चाहता है, कोई आपको थ्रेटन करना चाहता है, कोई आपको धमकी देना चाहता है। तो इस केस में उसे क्या कहेंगे? कोर्जन कहेंगे। सेक्शन 15 क्या कहता है? कोर्जन करना। कोर्जन मतलब कमिट करना या कमिटिंग करना। फॉरबिडन, आपका ऐसा एक्ट जो लॉ में फॉरबिडन है, मतलब अलाउड नहीं है, लॉ के अगेंस्ट है, अनलॉफुल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी को किडनैप कर लिया, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर दिया, आपको डिटेन कर दिया या आपको कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए फोर्स कर दिया, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहोगे? वाइडेबल कहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, आपकी गाड़ी की चाबी मेरे पास रखी, मैंने बोला आपकी गाड़ी मुझे बेच दीजिए, नहीं बेचे तो ये गाड़ी की चाबी मैं फेंक दूंगा, इस गाड़ी को जला दूंगा, ये गाड़ी को कहीं लेके मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ, डैमेज कर सकता हूँ। तो ऐसे धमकी देके, थ्रेटन देके, एक मेंटल मतलब एक मेंटली आपको हरासमेंट करके, फिजिकल फोर्स यूज करके आपको क्या करना? आपके पास से कंसेंट लेना। तो इसे क्या कहेंगे? कोर्जन कहेंगे। तो सेक्शन 15 क्या कहता है बच्चों? याद रखना सेक्शन 15 ये कहता है कि जब भी आपको कोई भी इंसान थ्रेटन करेगा, धमकी देगा, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करेगा, आपके ऊपर कब्जा करेगा, आपको धमकी देगा, थ्रेटन करेगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन कोर्जन कहते हैं, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कोर्ट में जाइए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कीजिए, या तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो वाइड हो जाएगा, एक्सेप्ट किया तो वैलिड हो जाएगा। तो इसे कौन सा कहेंगे? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? सेक्शन 16, जब 16 की एज होती है ना, आप इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाते हो। सेक्शन 16 क्या कहता है? अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। कोई रास्ते से जा रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर पाएगा? नहीं। इन्फ्लुएंस करने के लिए आप दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? वो होगा नहीं, जैसे डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट। जैसे डॉक्टर ने बोला मुझे कि मैं अक्षय सर मैं आपको बचा सकता हूं, बट अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर की 5 रुपए में, तो साला उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया, उसने मुझे डोमिनेट किया कि अक्षय सर मैं आपको बचा सकता हूं, आप आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे 5 रुपए पर ट्रांसफर कीजिए। इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में होता है। आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है, वो उसके डोमिनेंट पोजीशन का मिस यूटिलाइज करता है।
जैसे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, मैंने आपको बोला मैं आपको एग्जाम में पास करवाता हूँ, आप आपकी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कीजिए, तो इसका मतलब मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया। बट ये एंटी इन्फ्लुएंस होने के लिए आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, इसके बीच में एक जन डोमिनेंट होना चाहिए। तीसरा, इसमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए टू गेट द कंसेंट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और इसमें आपके सेकेंड ऑप्शन आएगा टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनो, तो इसमें क्या होता है, फिड्यूशियल रिलेशनशिप होती है, जैसे डॉक्टर हो सकता है, पेशेंट हो सकता है, मास्टर एजेंट हो सकता है, प्रिंसिपल एजेंट हो सकता है। तो इसका मेन इंटेंशन होता है आपको इन्फ्लुएंस करना, आपकी कंसेंट लेना। कभी आपको पता ना, बहुत सारे लोग ना पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास। जैसे मैं एक पंडित के पास गया था, पंडित को बोला था कि पंडित मेरी शादी नहीं होगी, क्या करना चाहिए? तो पंडित ने बोला, सर मैं आपकी शादी करवा देता हूँ, एक काम कीजिए, मैं आपका आईफोन मुझे दे दीजिए, मैं आपकी शादी करवा देता हूँ अच्छे से, एकदम अच्छे से लड़की से। मैंने कहा क्या बात करो पंडित जी, मैं एक फ़ोन क्या 2 फ़ोन आपको दूंगा, मेरी शादी करवा दो, किसी से भी करवा दो बट लड़की से करवा दो। पंडित खुश हो गए, पंडित ने मेरी शादी करवा दी, इन्फ्लुएंस कर दिया, मैंने 2 फ़ोन दे दिया पंडित को। तो भाई साहब, ये जो पंडित ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, उन्होंने डोमिनेट किया बिकॉज मैं उनको गुरु मानता था, तो उसने अपने पावर का मिसयूटिलाइज किया, मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। तो अगेन आई हैव 2 ऑप्शंस। The person who has given a consent has 2 options, whether to accept it, whether to cancel it. But if he accept the contract, becomes valid. If he cancel the contract, contract becomes void. समझा आप लोगों को? तो ये क्या होता है बच्चों, अंडर इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 एज बहुत डेंजर है। 16 की एज में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे। 17 मतलब खतरा। आपके साथ क्या होने वाला है, फ्रॉड। आपके साथ क्या होने वाला है, फ्रॉड होने वाला है। भाई साहब, इंडिया में कोई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो छुपाए जाते हैं। हैविंग एन इंटेंशन, आपका इंटेंशन होता है इसमें। पहला पॉइंट क्या होगा, आपका इंटेंशन है। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपको कंसील करना, मतलब फैक्ट्स को छुपाना। आपकी कंसेंट चाहिए, आपको डिसीव करना। इसका मतलब आपके साथ क्या करना, फ्रॉड करना। तो इसका मतलब क्या बच्चों, अगर आपके साथ कोई इंसान है जो आपको गलत फैक्ट्स बताता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो इस केस में आपको माना जाएगा आपके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। सेक्शन 17 खतरा, फ्रॉड होने के चांसेस है। समझा आप लोगों? तो याद रखना, इसमें आपको इंड्यूस किया जाता है, आपको फोर्सफुली गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। बट याद रखना बच्चों, ये कुछ केसेस है जहां पे आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब जैसे एग्जांपल बता दो, मैंने बोला था कि ये बॉटल है ना, इसमें ये बॉटल है ना, इसका जो ढक्कन है वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है। आपने सिर्फ इसको ऐसा करना चाहिए, ऑटोमेटिकली ओपन होता है। अब मैंने झूठ बोला, आपको पता है मैंने झूठ बोला है, बट आपके पास तो राइट था ना कि आप इसको ओपन कर सकते, चेक कर सकते थे, ऐसा चेक कर सकते थे, सर ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब आपने नेग्लिजेंस किया। तो कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें भले ही मैंने झूठ बोला, बट आपके पास भी चांस था कि आप उसको वेरीफाई कर सकते थे, बट आपने वेरीफाई नहीं किया। न तो कोई भी इंसान कर सकता था नॉर्मल केस में, बट आपने नहीं किया। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, सुनिए आप लोग, सुनिए। अभी ये फॉर एग्जांपल, अभी ये फ़ोन है, ठीक, ये पेन है। आप किसी शॉप में गए, तो मैंने बोला इसमें फ़ोटो खींच सकते हो आप, इसमें फ़ोटो खींच सकते हो, इसमें आपको लाइट भी मिलेगा, इसमें एफएम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मुझे पता मैंने झूठ बोला है, तो ये फ्रॉड मानेंगे अपन सेक्शन 17 के हिसाब से। बट ये फ्रॉड कब मानेंगे, अभी आपके पास चांस था, आप ये पेन ले सकते थे, आपने चेक करना चाहिए था कि सिर्फ फ़ोन कैमरा होता है कि नहीं ओपन, फोटो आते कि नहीं आते। इसका मतलब आपके पास राइट था इसको चेक करने का, बट आपने चेक ही नहीं किया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, बिकॉज आपके पास राइट था। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन देखोगे, जैसे आपने अमेजोन पे देख लिया, एग्जाम्पल देखो, केस ऐसे ही आए एग्जाम में। आपने अमेजोन पे गुड्स देखा, आपको लगा क्या मस्त गुड्स है, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद पता चला ऐसा नहीं था, फिर वो फ्रॉड है आपके साथ। वो क्या है, फ्रॉड है, बिकॉज आपके पास चांस कहाँ था चेक करने के लिए। देयर इज नो चांस टू चेक द गुड्स, सो इन दिस केस दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल। यू हैव द ऑप्शन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। बट जब आपके सामने गुड्स था, बट आपने उसको देखा नहीं, चेक नहीं किया, तो इसके केस में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। यस सर, चलिए। एंड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने खुद कंसेंट दिया होगा, विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी। मतलब मैंने ऐसा कुछ गलत चीज़ बताई जिसका इंटेंशन आपका कंसेंट लेना नहीं था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था। तो ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं माने जाएंगे।
चलो नेक्स्ट आएंगे बच्चों कौन सा, मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके नाम में क्या, मिस। मिस मतलब गलती हो जाना। गलती एंड इंटेंशन दोनों में फर्क है। फ्रॉड में इंटेंशन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं होता है। फ्रॉड में आपको छुपाया जाता है फैक्ट्स को, मिस रिप्रेजेंटेशन में गलती से मिस रिप्रेजेंट हो जाता है। सर एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताओ। अभी देखिए ये बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल, इसमें 1 लीटर पानी बैठता है। अब मुझे नहीं पता कितना बैठता है, बट मैंने जनरली ऐसा बोल दिया क्या इसमें ना अराउंड 10 to 750 ml से लेके 1 लीटर पानी बैठता है। अब मैंने ऐसे ही बोल दिया 750 से लेके 1 लीटर पानी बैठता है। अब कभी क्या हुआ ना, इसमें सिर्फ 600 ग्राम पानी बैठा। अब भाई साहब मैंने फैक्ट्स को नहीं छुपाया, मैंने बोला 10 to इतना पानी बैठ सकता है, तो मैंने गलत रिप्रेजेंट किया। मेरा इंटेंशन था आपको फंसाना, मेरा इंटेंशन आपको धोखा देना, मेरा इंटेंशन इसको सब कुछ ऐसा करना नहीं था। तो इसे क्या कहेंगे अपन, मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो याद रखना ये इनोसेंटली हो जाता है, गलती से हो जाता है। अब किसी लड़की ने मुझे पूछा था शादी करने के पहले, आपके फीचर्स बताइए। मैंने बोला मैं नाश्ता और खाना खाना तो सब कुछ कर लेता हूँ, मैंने सब बता दिया, बट मुझे याद नहीं रहा कि भाई साहब इसमें से तो मुझे कुछ नहीं आता है। बट फिर भी मैंने खुद को क्या कर दिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया। बट मेरा इंटेंशन नहीं था आपको फंसाना, समझा। अभी एग्जाम में यहाँ पे एक डिफरेंस आया है, और एग्जाम में इस पर 5 मार्क का क्वेश्चन आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंसेस। कोर्जन मतलब फिजिकल फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंसेस मतलब मेंटली आपको फोर्स करना, मेंटली फोर्स करना। कोई आपको बोलता ना कंटिन्यूअसली, मतलब आपको वो अंडर इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट कोई आपको ऐसे पकड़ के रखे ना, दैट इज कोर्जन। तो कोर्जन का मतलब क्या होता है, फिजिकल फोर्स। एंड अंडर इन्फ्लुएंस मतलब मेंटली आपको प्रेशराइज करना। इट इज अ फॉरबिडन, ये लॉ में फॉरबिडन किया जाता है, लॉ के अगेंस्ट है। बट कभी कभी आपको कुछ चीज़ें को बताना, इन्फ्लुएंस करना, ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है। जैसे आपके पापा ने बोला था तो सीए कर, सीए कर, सीए कर, सीए कर। उन्होंने इतना बोल दिया तू सीए कर, सीए कर, सीए कर। मेरे दिमाग में सीए के अलावा कुछ नहीं आता, खाना पीना सोना सिर्फ सीए सीए सीए। तो मतलब जो बताया था मुझे इन्फ्लुएंस किया, क्या लॉ के अगेंस्ट नहीं है? यस और नो। मेरे पापा ने मुझे बोला था 11th को साइंस ले, इतना इन्फ्लुएंस किया पापा ने, इतना इन्फ्लुएंस किया साइंस ये साइंस ये। मैंने साइंस में लिया, मुझे 34% आया। क्या आप बोल सकते हो कि ये इलीगल एक्ट है? नहीं भाई साहब, लॉफुली सही था, मुझे एडवाइस किया गया था। नेक्स्ट क्या है, नॉट नेसेसरी। किसी को धमकाना नेसेसरी नहीं होता है, बट किसी को इन्फ्लुएंस करना, इंफॉर्मेशन देना, उनका माइंड का स्टॉर्मिंग करना, ये ब्रेनस्टॉर्म करना, वो क्या होता है, दैट इज नेसेसरी। ये कोर्जन कौन करता है, कोर्जन बाय प्रॉमिसर, स्ट्रेंजर। बट ये क्या होता है बच्चों, पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में। कोई थर्ड पार्टी, कोई रास्ते से जाकर आपको बोलेगा इधर आ, तेरा फ्यूचर ना बहुत अच्छा है। कोई रास्ते पे जाएगा, कोई भी आपको ऐसा बोलेगा कि तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तू लाइफ में। भाई साहब जो अपने एक दूसरे के होंगे नज़दीक वाले, वही तो इन्फ्लुएंस करते हैं। धमकी देने वाला तो कोई भी हो सकता है, रास्ते से जाने वाला इंसान भी आपको धमकी दे सकता है। तो कोर्जन कोई भी कर सकता है, धमकी कोई भी दे सकता है। अंडर इन्फ्लुएंसेस सिर्फ पार्टीज कर सकती है, जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज है ना, वही एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, वो रिटर्न करना पड़ता है, इसमें भी आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो ये 5 मार्क पॉइंट चिपका जाना। कैसे 5 पॉइंट चिपकाने के, कोर्जन मतलब फिजिकल फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस मतलब मेंटल, कोर्जन मतलब अगेंस्ट द लॉ, अंडर इन्फ्लुएंस इज नॉट अगेंस्ट द लॉ। कोर्जन कोई भी तीसरा पार्टी धमका दे सकता है, यस। अंडर इन्फ्लुएंसेस कोई तीसरा पार्टी नहीं, अपने ही लोग होंगे, अपने लोग अपने को बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, है कि नहीं। कोर्जन प्रॉमिस कर सकता है, एंड यहाँ पे क्या हो सकता है यार, बोला कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज वही सकता है। दोनों केसेस में वाइडेबल हो सकता है। तो 4 पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा बच्चों, दैट इज आएगा फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों। फ्रॉड में क्या होता है, यहाँ पे आपको डिसीव करना, डिसीव ये वर्ड आना चाहिए एग्जाम में, डिसीव डिसीव डिसीव। डिसीव मतलब फंसाना। तो यार रखना, आपको कोई फंसाना चाहता है, जो ट्रूथ है वो सच्चाई उसको छुपाना चाहता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता। इसने बिलीव्स होता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, आपको पता होता है ये गलत है, बट इसमें आपको नहीं पता होता है कि ये गलत या सही है। मैंने आपको गाड़ी दिया था, बोला 25 का एवरेज देती है, मेरी गाड़ी 25 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही बोल दिया, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। इंजर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस मांग सकती है,
बट मिस रिप्रेजेंटेशन में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रेस्टिट्यूशन कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो, बट डैमेजेस नहीं मांग सकते, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई एजेंडा नहीं था आपको फंसाने का। यहाँ पे पार्टी इंजर्ड नहीं होती है, कैनॉट इंजर्ड पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। यहाँ पे कोई चांस नहीं है ट्रूथ फाइंड आउट करने का, बट यहाँ पे इंजर्ड पार्टी को ट्रूथ पता चल सकता है, क्योंकि आप बता सकते हो डिस्कवर होने के बाद। तो फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है? फ्रॉड सेक्शन 17 क्या कहता है? फ्रॉड में इंटेंशन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन इंटेंशन नहीं होता है। फ्रॉड में आप डिसीव करते छुपाते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन में आप नहीं छुपाते हो। फ्रॉड में आप डैमेजेस मांग सकते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस नहीं मांग सकते। कितना इजी डिफरेंस है। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्यों आप डर जाते हो पता नहीं एग्जाम को देख के? आपको लगता है एग्जाम को देख के यार सर टेंशन आ जाता है, लिखना कहाँ से, अरे कितना सिंपल लिखना है एग्जाम में, ये सुनो। अभी याद रखना बच्चों, जीवन में कोई भी मिस्टेक करोगे, भले वो मिस्टेक ऑफ लॉ होगा या मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होगा, तो ये लॉ के हिसाब से क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड इन इंडिया। ऐसे एग्रीमेंट इंडिया में क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे बच्चों। देखिए क्या लिखा है, इनोसेंट है, मिसअंडरस्टैंड कर दिया आपने बाकी लोगों को। पर्सन्स कैनॉट बी अलाउड टू गेट एनी रिलीफ एक्ट इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ, agreement in such cases is void, both the parties to an agreement are under a mistake void, unilateral mistake void, quality existence। अभी इसका मतलब मैं आपको चीज बता दूं, सुनिए ध्यान से सुनना बच्चों। अब मैं ये बॉटल आपको बेचना चाहता हूँ, आपको ये बॉटल बेचना चाहता हूँ, बट आपने ऐसा समझा कि सर एप्पल का पेन बेचना चाहते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है। फैक्ट्स मतलब जिस बेसिस में आप कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो ना, वो फैक्ट्स ही गलत है। तो अगर ये बॉटल में 500 रुपये में बेचना चाहते हो, आपको समझाया पेन बेच रहा हो, इसका मतलब जो फैक्ट्स है उसमें मिस्टेक है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, बिकॉज जिस बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो वो तो गलत है। मैंने किसी लड़की से शादी करने वाला था, उसने बोला कि मेरी एक भी शादी नहीं हुई आज तक। मैंने बोला कि मेरी क्या 10 हुई क्या? बाद में पता चला कि उसकी 10 शादी हो चुकी थी। तो मुझे एक बात बताइए, जिस फैक्ट्स की बेसिस में मैं शादी करने वाला था, जिस फैक्ट्स के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट में आने वाला था, वो तो गलत निकला। तो ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ये सुनो, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको सुने देगा अच्छे से? क्लियर है सब कुछ टॉपिक? क्या सब कुछ विजिबल है? सब क्लियर है? सब विजिबल है? सबको सब दिखाई दे रहा है? अच्छा ओके, थोड़ा सा एक काम करते हैं, आज थोड़ा शायद नेटवर्क थोड़ा इशू है, तो फिर अपन कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू है तो कल के सेशन में इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं एक बार चेक करता हूँ, कुछ तो इशू है थोड़ा सा, तो कल इसे अपन कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। प्लीज़ कल का सेशन मत मिस करना, बिकॉज कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि कल अपन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ जाने वाले हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ है, आप मिस मत करना, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये 70, हाँ कैमरे का शायद कुछ तो होगा है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ। कुछ तो शायद इशू हो सकता है, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ एंड कल वापस अपन मिलेंगे। कोई टेक्निकल इशू है, ठीक है? तो आज अपन ने जितना भी पढ़ा है तो एक बार उसे कंटिन्यू कीजिए, एंड जो भी डाउट है आपकी बिंदास पूछना। एंड प्लीज़ आप कोई सेशन मत मिस करना, क्योंकि अभी जितने भी सेशंस हो गए वो इंपॉर्टेंट सेशन है। अब देखिए ना, मैं इतनी बात करूँ तभी लैग नहीं हो गए, एंड जब मैं बोला था तभी लैग हो गया था। एक बार मैं ट्राई करता हूँ कोशिश। अब तो लैग नहीं होगा, देखिए। आता होता है कि कैमल लैग? अभी तो नहीं होगा शायद। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। अब तो लैग नहीं होगा, देखिए। ठीक है, अपन कल कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को।
ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आज इतने टॉपिक कर लेते हैं। ट्राई करो सर। क्या ट्राई करूँ मैं अभी? मैंने चेक किया बट अभी तक थोड़ा सा है इशू। क्या ट्राई करूँ? एन्जॉय। नेटवर्क तो फुल है, नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं है। अ, ठीक है, अपन कल मिलते हैं, कल के सेशन में कंटिन्यू कीजिए, कल 7 बजे मिलेंगे अपन वापस। कॉन्ट्रैक्ट ही है अच्छे वैसे, मैं थोड़ा नेटवर्क का इशू करता हूँ सॉल्व जो भी इशू है, बट कल सेम टाइमिंग पे अपन मिलेंगे 7 बजे। एंड हाँ, शायद कैमरा का कुछ इशू हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है, कल 7 बजे मिलेंगे सेम टाइमिंग पे। तो कल अपन आगे बढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट को लेके। एंड प्लीज़ आपके डाउट्स जो भी है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ देख लेना एक बार। एंड कोई भी दिक्कत है तो बिंदास पूछना मेरे पास, क्योंकि नेक्स्ट 17 दिन आपके मैं पूरा सिलेबस कन्फर्म मतलब ख़त्म करने वाला हूँ, जिसमें बेसिक अपन पढ़ रहे हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में 30% आपका वेटेज है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।